हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम उत्तर प्रदेश जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमें उत्तर प्रदेश जेएनएम नर्सिंग एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में डायरेक्टली साइंस से 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से करीब 20 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से होते हैं। तो इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर से लगभग 30 से 60 क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हम इसको एज ए यूनिट ऑफ लाइफ देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। विदाउट सेल हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसके लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और हम क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारा ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर डालना शायद भूल गए हैं, तो हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम खुद डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि किसने सबसे पहले सेल को माइक्रोस्कोप से देखा था। इसमें लिविंग या नॉन लिविंग नहीं पूछा है, इसमें पूछा है सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंडर किसने देखा था। हालांकि इसमें ये भी पूछ सकता है लिविंग और नॉन लिविंग। तो अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो हमारा ऑप्शन होगा एंटन वॉन लेवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर हम नॉन लिविंग सेल की बात करें तो नॉन लिविंग सेल में हमारा ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम एंटन वॉन लेवेनहुक को मार्क करेंगे। अगर नॉन लिविंग पूछेगा तो रॉबर्ट हुक को हम मार्क करेंगे। और जो बाकी के दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है, उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इस तरह से हमारे एक एमसीक्यू से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, वो न्यूक्लियस के बारे में भी पूछ सकता है, लिविंग सेल के बारे में भी पूछ सकता है, नॉन लिविंग सेल के बारे में पूछ सकता है। और उसके बाद डी ऑप्शन है मैथ्यू सिल्डन कौन है? सिल्डन और सॉन ने मिलकर हमें क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। तो इस एमसीक्यू से लगभग हमारे 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। हम इसी तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें पूछा है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है। ऑप्शन है प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा बैक्टीरियल सेल, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जो कि जिनका सेल वॉल या न्यूक्लियस या भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो हमारा एनिमल सेल है वो यूकैरियोटिक सेल होता है, और प्लांट सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, और फंगल सेल भी हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें पूछ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो हम इसको ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा है सेल डिवीजन, तीसरा है कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, और चौथा है एनर्जी प्रोडक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की कवरिंग,
सेल की कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सेल होता है उसकी कवरिंग होती है। तो ऑप्शन में है प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, और डी है एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये हमारे सेल्स में किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है, जिसके जो कि ये प्राइमरी फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये पूछा है सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है जिसको हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। पावर हाउस का मतलब क्या होगा? ऐसा ऑर्गन जो हमारे सेल में एटीपी को प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी समझ लो एक एनर्जी होती है जो कि हमारे सेल में प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा सेल का जो फंक्शन है वो होता है। और ये एटीपी किससे प्रोड्यूस किया जाता है? इस क्वेश्चन में यही पूछा है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपार्टस एंड राइबोसोम। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हमारे सेल के जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर करता है। और गोल्गी अपार्टस क्या करता है? ये प्रोटीन की पैकेजिंग और एक्सपोर्टेशन का काम मतलब जो कि जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो वो गोल्गी अपार्टस के पास जाता है। गोल्गी अपार्टस उसकी पैकेजिंग करता है। और राइबोसोम प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एक ऑप्शन हमारा बचा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे सेल में एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी हमारे सेल के लिए एक समझ लो एनर्जी का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, जो कि हमारे सेल के सभी फंक्शन को करने में मदद करता है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारे कई चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। इस क्वेश्चन में जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको न्यूक्लियस का फंक्शन पता चल गया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पता चल गया, गोल्गी बॉडी का फंक्शन पता चल गया और राइबोसोम का फंक्शन पता चल गया। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, जो कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें, और मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू कवर करूंगा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों को काफ़ी मदद करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसी प्रकार हम पूरे बायोलॉजी को कवर करेंगे। हर चैप्टर से लगभग 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड। क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड। मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, वो कहाँ पर पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। इस पे हमको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल किस जगह पे पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसमें ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोलस होना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियोलस में ही प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए होता है, इसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का? न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। ये ऑप्शन गलत है, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस में हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे कि साइटोप्लाज्म दिया है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। और साइटोप्लाज्म तो हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
हम इसी तरह से क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को रिवाइज कर सकें और कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर को लेकर क्लियर रहे। वो हमें काफ़ी हेल्प करेगा हमारे एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम पूछा है। हम जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया है कि फंक्शन राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में। जैसे हमारा एक सेकंड में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता कैसे है और राइबोसोम हेल्प कहाँ पे करता है। हमारा डीएनए होता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन। तो हमारा इसमें राइबोसोम का काम क्या होता है, एमआरएनए राइबोसोम के साथ आके बाइंड करता है और राइबोसोम फिर ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और क्या राइबोसोम का फंक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में किस तरह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारा कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनल कराता है। ऑर्गेनल मतलब सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस कराता है। तो इसमें ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो जो सही ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस सिर्फ हमारे प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, न्यूक्लियस, डी है राइबोसोम। तो पूछ रहा है एनिमल सेल में इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन होगा सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देखो प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं और एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल प्लांट सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मतलब उसको सेल वॉल टफ बनाता है प्लांट सेल को, ताकि वो प्लांट सेल स्ट्रक्चरली मजबूत बन सके। मतलब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सेल वॉल की ज़रूरत होती है। तो इसमें पूछा है एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया ही जाता है, न्यूक्लियस पाया ही जाता है, राइबोसोम पाया ही जाता है। सेल वॉल हमारा ऑप्शन होगा जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन ए सेल वॉल कार्ड। सेल वॉल पूछ रहा है, सेल वॉल में जो सेल वॉल नहीं सेल है। व्हाट इज़ द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन ए सेल कार्ड। जो हमारे सेल के अंदर सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस पे ध्यान देना, हमको पूछ रहा है सेल के अंदर पूछ रहा है, सेल के अंदर। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म,
दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तीसरा है स्ट्रोमा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। जो सेमी फ्लूइड हमारे सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बी ऑप्शन है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। और बी है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और सी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। तो जो इस डबल मेम्ब्रेन के इनसाइड पाया जाता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है? हमारे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड। ध्यान देना है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड। तो जो इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को फ्लूइड सराउंड करता है, मतलब थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बगल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट मतलब इसमें पूछा था सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन ए सेल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। स्ट्रोमा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इसी तरह से पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम सिर्फ एमसीक्यू की तरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम का फंक्शन क्या होता है? लाइजोसोम एक सेल ऑर्गन होता है जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसके अंदर फ्लूइड भरे होते हैं। इसको हम कहते हैं लाइजोसोम। और इसके अंदर ऐसे फ्लूइड भरे होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे सेल के अंदर कोई इंजरी हो गई, सपोज करो उस सेल का अब कोई वर्क नहीं है, तो लाइजोसोम उस सेल को डाइजेस्ट करके उसको फर्दर यूटिलाइज कर देगा या एब्जॉर्प्शन करा देगा या एक्सक्रीशन करवा देगा। तो इसमें पूछ रहा है फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। फंक्शन ऑफ लाइजोसोम यही होगा कि डाइजेशन ऑफ वेस्ट। जो सेल के अंदर हमारे इंट्रासेलुलर वेस्ट प्रेजेंट होते हैं उनको हम लाइजोसोम के थ्रू डाइजेस्ट करवा सकते हैं। ये होगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल के अंदर जनरली सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनल जो सिर्फ एक मेम्ब्रेन से एक झिल्ली से सराउंडेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ऐसे स्ट्रक्चर जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं उसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया है? राइबोसोम, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपार्टस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और इसके अंदर इसका मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो सही ऑप्शन हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ऑप्शन दिए गए हैं लाइजोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपार्टस, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्ट्रक्चर हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल। पूछ रहा है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो भी एनिमल सेल में। देखना हमें ये एनिमल सेल में पूछा है। एनिमल सेल में कौन सा स्ट्रक्चर सेल डिवीजन में हेल्प करता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क्या क्या? सेंट्रियोल्स, लाइजोसोम, गोल्जी एपार्टस, राइबोसोम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
और लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम हमें डाइजेशन कराता है, वेस्ट मटेरियल का डाइजेशन कराता है। और गोल्जी अपार्टस क्या करता है? प्रोटीन के पैकेजिंग में मदद करता है, प्रोटीन की पैकेजिंग में मदद करता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। और गोल्जी बॉडी प्रोटीन के पैकेजिंग में मदद करता है। लाइसोसोम डाइजेशन में, और सेंट्रियोल्स हमारा मदद करता है किसमें? सेल वॉल के डिवीजन में। जब सेल डिवाइड करता है तो वो दो यहाँ जो पोल्स होते हैं उनके पोल्स पर ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ के पोल पर ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर हमारा क्या करते हैं? जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसको खींचते हैं पेरिफेरी की तरफ, मतलब पोल की तरफ खींचते हैं, जिससे ये इधर जाते हैं और ये क्रोमोसोम इधर जाता है और बीच से सेल डिवाइड हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारा जो सेंट्रियोल होता है वो हमें मदद करता है सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल किससे मिलकर बने होते हैं? सेंट्रियोल मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल मतलब एक सेंट्रियोल ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 9 माइक्रोट्यूब्यूल। 9 माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं तब बनता है एक सेंट्रियोल, और ये हमारे पोल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब देखिए, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको क्लियर कर सकेंगे, हम उसको कर सकेंगे, जो कि हमें एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट? क्या पूछ रहा है? मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स। प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें सब मेन कंपोनेंट क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं सेल वॉल के, मतलब प्लांट के सेल वॉल में। ऑप्शन के अंदर हमें क्या क्या दिया है? प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, काइटिन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी। सेलुलोज हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल वॉल, किसके सेल वॉल में? प्लांट के सेल वॉल में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर राइबोसोम फाउंड इन सेल्स? पूछ क्या रहा है कि राइबोसोम सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है? राइबोसोम सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पहला ऑप्शन है ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा ऑप्शन है इन द साइटोप्लाज्म, दूसरा है बोथ ए एंड बी, और तीसरा है इन द न्यूक्लियस। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ऐसे बाइंड रहता है और साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में रहता है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी। तो हमारा सी ऑप्शन है बोथ एंड ए एंड बी, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल वॉल? अब इसमें क्या पूछ रहा है? सेल वॉल में न्यूक्लियस का मेन रोल क्या होता है? न्यूक्लियस में सेल वॉल का मेन रोल क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है पहला एनर्जी प्रोडक्शन, बी है स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल, सी ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और डी ऑप्शन है वेस्ट डिस्पोजल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल। स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल। हमारा न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको स्टोर करके रखता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होता है? डीएनए और
आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और ये होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोलस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन। क्या पूछ रहा है? हमारा सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन के पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड करना, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर लाना। जैसे ये प्रोटीन फ्री है, ये प्रोटीन फ्री है, तो इसको एक मेम्ब्रेन के अंदर लाना होता है पैकेजिंग। और ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम क्या होता है? सेल के विभिन्न अंगों को देना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो प्रोटीन का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कौन सा ऑर्गेनल करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और इसमें ऑप्शन है गोल्जी अपार्टस, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा जैसे कि हमने पहले बताया है आपको, तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा ए, गोल्जी अपार्टस। सही ऑप्शन कौन सा है? हमारा सही ऑप्शन है गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस हमारा सही ऑप्शन होगा। ये हमारे पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे एक हमारा सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? विच फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? तो सही ऑप्शन हो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें देखिए डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम लोग। डी ऑप्शन में दिया है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारा ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑर्गेनल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो कौन सा ऑर्गेनल होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। तो देखिए ये होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल के दो लेयर होती हैं। जो हमारा इसका आउटर कवरिंग होता है उसकी दो लेयर होती हैं। जो बाहरी वॉल होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। और जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर कवरिंग को सेल वॉल और उसके अंदर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट सेल। अब क्या इसमें पूछा है? वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? हमारे सेल जो होता है, प्लांट सेल होता है, उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो खाली होता है, मतलब एक स्पेस रहता है और इसके अंदर
ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसका रोल पूछ रहा है। रोल मतलब इसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो प्लांट सेल में इसके कई फंक्शन होते हैं, पर ऑप्शन में सिर्फ दिया है प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हालांकि वैक्यूल के और भी फंक्शन होते हैं। ये प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है मतलब इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है वैक्यूल। और ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जो कि स्टोरेज। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का फुल फॉर्म क्या होता है? सही ऑप्शन बताइए आप लोग। सही ऑप्शन होगा हमारा ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या क्या होगा? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? लाइफ के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है टिश्यू, सेल, ऑर्गन, मॉलिक्यूल। लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? सेल। सेल होगी हमारे लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल से मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू। और टिश्यू से फिर क्या बनेगा? ऑर्गन। ये इसी तरह ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ह्यूमन। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को मिला करके एक ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं, तो एक ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन है हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो हमारा क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखो, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लिपिड सिंथेसिस के लिए। ये होगा हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। और SER किस लिए? लिपिड सिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं, इससे हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सिर्फ हम इस MCQ को नहीं फोकस कर रहे हैं, इससे हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए और आप किसी भी टाइप के MCQ को लगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑर्गेनल इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कि हमारे सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA और RNA। तो DNA और RNA ही हमको
जो भी सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं वो ये मतलब इन्हीं के थ्रू होते हैं, डीएनए और आरएनए के ही थ्रू सेल के सारे फंक्शन होते हैं। तो हमारा कंट्रोल सेंटर क्या हो गया? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोग्राम सेल डेथ? प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या होता है कि हमारे किसी भी सेल को, प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी सेल होता है, अगर उसको किसी भी टाइप की इंजरी हो रही है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो सेल खुद को मारने की कोशिश करता है। मारने की कोशिश करता है कैसे? प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू। प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू, प्रोग्राम सेल डेथ किसको हम कहते हैं? एपोप्टोसिस। देखो हमारा सेल जो है दो प्रकार से मर सकता है। दो प्रकार से मतलब कैसे? एक एपोप्टोसिस हो गया, तो एपोप्टोसिस को ही हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। और एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? ये होता है जब बॉडी में कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिससे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो सेल नेक्रोसिस करने लगता है। नेक्रोसिस मतलब वो सेल मरने लगता है। मरेगा मतलब ये अबेंडन, मतलब नेक्रोसिस जब होता है तो कई सारे सेल मरते हैं, मतलब ढेर सारे सेलों का एक साथ डेथ होने लगता है, तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। और एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस ये प्रोग्राम होता है। ये सिंगल सेल के लिए भी हो सकता है, एक टिश्यू के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, पर नेक्रोसिस हमेशा किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। एपोप्टोसिस प्रोग्राम होता है, ये नेचुरली भी हो सकता है, जैसे हमारे बॉडी में कई सेल्स होते हैं जो हमेशा मरते हैं, नए बनते हैं, तो ये एपोप्टोसिस के ही थ्रू होता है। और नेक्रोसिस हमेशा किसी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस? अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि लिपिड सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम SER के नाम से भी जानते हैं। SER हमारा क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करवाता है, लिपिड का सिंथेसिस करवाता है। और हमारा RER क्या करता है? RER हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या? व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल? जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? तो ये वेरी करता है कौन सा सेल है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर, इसी के अंदर यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है। कोई भी सेल है अगर यूकैरियोटिक तो हमारा 10 से 100 माइक्रोमीटर के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनल स्टोर, पूछा है विच ऑर्गेनल स्टोर एंड मॉडिफाई प्रोटीन। इसका कहने का मतलब है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो प्रोटीन को स्टोर करता है और उसको मॉडिफाई करता है। तो जैसे प्रोटीन का जब सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन जब बनता है तो वो जाता है हमारे गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी उसको स्टोर करेगा। गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी एपारेटस, ठीक, ये हमारे न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है। तो प्रोटीन जाता है गोल्जी एपारेटस के पास। गोल्जी एपारेटस उसको पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सारा काम होता है हमारे गोल्जी एपारेटस का। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट स्ट्रक्चर पूछ रहा है, व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग। मतलब सेल के कंटेंट को सराउंडिंग से कौन सा स्ट्रक्चर सेपरेट करता है। मान लो हमारा ये सेल है और ये हमारी सराउंडिंग है, तो इसको कौन सा स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं इसको सेपरेट कर रहा है। ऑप्शन में क्या क्या है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा?
सही ऑप्शन होगा हमारा सेल सराउंडिंग सेल वॉल। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो सेल वॉल होगा, और एनिमल सेल की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसको हम खासकर ध्यान देंगे। अगर एनिमल सेल पूछेगा तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाएंगे, और प्लांट सेल पूछेगा तो सेल वॉल लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्लियर होता रहेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि हम हर लेक्चर में लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। पूरे चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे। और हमारा जो जेएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन में हमारा लगभग 20 क्वेश्चन आता है बायो से। तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इस सीरीज को अटेंड कर रहे हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही करवाऊँगा। लेक्चर आप अटेंड करते रहिए। मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मैं पूरा बायो कवर करूँगा, और मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड से हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे जेएनएम में। तो इस सीरीज़ में मैं पूरी तरीके से बायो प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड कवर करूँगा। 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, ये दोनों मैं कवर करके आपका 40 क्वेश्चन पूरी तरीके से तैयार करवा दूँगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप पूरे सीरीज़ को अटेंड करेंगे। और ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, और मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करूँगा जिससे आपका बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा। और जो बच्चे साथ में एबीएमयू में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। एबीएमयू में तो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायो से 40 क्वेश्चन आता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर ले रहते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 80 क्वेश्चन बन जाएंगे एबीएमयू वालों के लिए, और 40 क्वेश्चन जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए। तो आप तैयारी करते रहिए, फोकस रहिए, और जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ हर रोज़ आप उसको प्रैक्टिस करिए। मैं हर लेक्चर के साथ ये कोशिश करूँगा कि आपका एक चैप्टर तैयार हो, और उस चैप्टर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको करने में सक्षम रहें। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।